हो गया। हाँ, तो गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग यूनिट नंबर 9 का दूसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। कल पहला लेक्चर हो गया था, वो लेक्चर ग्रुप में भी भेज दिया गया है, देखे हो ग्रुप में। तो अब आज है, तो कल जो पढ़े थे एक एग्जाम्पल लिए थे हम लोग K4 Fe Cr और 6। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाया था? आयोनाइजेशन स्पेयर। और ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स बोलो या कोऑर्डिनेशन बोलो, एक ही बात है। तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर, कॉम्प्लेक्स स्फीयर। और ये जो वाला ये सेंट्रल मेटल एटम या आयन। और ये जो सेंट्रल मेटल को छोड़कर बाकी जो रेस्ट बचता है ना बड़ी कोष्ठक के अंदर, उसको लिगेंड कहा जाता है। क्या कहते हैं? और उसके नीचे जो नंबर होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इतना ही भाग होता है। इतने भागों से बना होता है क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझ में आ गया? अब सबको एक एक करके समझना होगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम इसको उठाते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम किसे कहते हैं? ठीक है, तो लिखो हेडलाइन में। तो इसको थोड़ा सा साइड में रख दो। अब पहला नंबर लिखे केंद्रीय। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु या क्या? आयन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम या क्या बोलते हैं? आयन। तो लिखिए इसको आज हेडलाइन में। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन क्या होता है? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन क्या होता है? ठीक है, तो देखो किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वह भाग, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बड़ी कोष्ठक के अंदर वह भाग, ये बड़ी कोष्ठक है ना, बड़ी कोष्ठक के अंदर का वह भाग जिसमें कोई धातु परमाणु या आयन अपने चारों ओर, जैसे यहाँ इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर ये इतना पार्ट तोड़ोगे ना, तो Fe कितने बार है? एक बार। और साइनाइड कितने बार है? 6 बार। इस तरह साइनाइड 6 बार लिख दो। और इसमें सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर रहता है। कैसे बनाता है देखेंगे सब। तो यही कहलाता है सेंट्रल मेटल एटम। मतलब उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित वैसा धातु परमाणु या आयन जो अपने चारों तरफ उदासीन अणु या आयनों द्वारा घिरा होता है। ये तो साइनाइड आयन होता है, Cn- चार्ज होता है। अणु भी हो सकता है, जैसे जल H2O, अमोनिया, अणु से भी घिरा हो सकता है। तो उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित वह धातु परमाणु या आयन जो अपने चारों तरफ उदासीन अणुओं या आयनों द्वारा घिरा होता है। ऐसे ही धातु परमाणु या आयन को क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु। और केंद्रीय धातु परमाणु हमेशा लुईस अम्ल का काम करता है। लुईस अम्ल हम लोग पढ़े थे। लुईस अम्ल किसको कहते हैं? जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है।
जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और जो त्याग करता है क्षार। तो इसलिए केंद्र धातु परमाणु लुईस अम्ल जैसा व्यवहार करता है, यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है। समझ में आ गया? तो आप इसका परिभाषा लिखिए, केंद्र धातु परमाणु आयन का परिभाषा। किसी उप सहसंयोजन यौगिक में उपस्थित वह धातु परमाणु या आयन जो अपने चारों ओर उदासीन अणुओं या आयनों द्वारा घिरे होते हैं, कोमा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाते हैं। तो केंद्र धातु परमाणु हो गया किसी उप सहसंयोजक यौगिक में उपस्थित वह धातु परमाणु या आयन जो अपने चारों ओर उदासीन अणुओं या आयनों द्वारा घिरे होते हैं। केंद्रीय, इसको क्या पढ़ोगे? केंद्र धातु परमाणु या आयन कहलाता है। अब इस एग्जाम्पल में ले लीजिए आप, एग्जाम्पल में देखा जाए ऐसा, जैसे K4 FeCN6 में केंद्र धातु परमाणु कौन है बताओ? मैं आपका केंद्रीय धातु परमाणु कौन है बोलिए? Fe ना है, Fe है केंद्र धातु परमाणु। उतार लीजिए एग्जाम्पल, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर तोड़ोगे ना बच्चों, तो यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो होता है ना, जो अकेला धातु परमाणु होगा वही सेंट्रल एटम का काम करता है। इसके चाल साइनाइड कितने बार है? तो जो भी होता है उसको लिगेंड बोलते हैं। तो लिगेंड हमेशा सेंट्रल मेटल एटम को एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दान दे करके रहता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके ही रहता है। क्यों रहता है, कैसे रहता है, धीरे धीरे आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे हम लोग। अभी तत्काल आप 4 साइनाइड ग्रुप इस तरह 4 कोना में डाल दीजिए और बाकी एक ऊपर और एक नीचे, इस तरह। तो अब परिभाषा में यही ना बात लिखा गया, परिभाषा में यही बात लिखा गया कि किसी उप सहसंयोजक यौगिक में उपस्थित वह धातु परमाणु या आयन जो अपने चारों तरफ किसी उदासीन अणु या आयन से जुड़े होते हैं। हालांकि साइनाइड तो आयन होता है, यहाँ तुम्हारा जल भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है, कार्बोनिल ग्रुप भी हो सकता है, उदासीन होता है, उससे भी घिरा रह सकता है। तो उतार लीजिए एग्जाम्पल में। तो यही आपका आयरन किसका काम कर रहा है? सेंट्रल मेटल एटम या आयन। उतार लीजिए। तो एग्जाम्पल में इसको आप उतार लो फटाफट। और सुपर स्टार में क्या लिखना है? सुपर स्टार में लिखना है केंद्रीय धातु परमाणु किसका काम करता है? केंद्र धातु परमाणु या आयन किसका काम करता है?
लुईस अम्ल की लुईस अम्ल के जैसा कार्य करता है। क्यों करता है बता दो। क्योंकि हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करने वाले को ही क्या कहते हैं ननू, लुईस एसिड कहते हैं, लुईस अम्ल कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन पेयर को त्यागने वाले को क्या कहते हैं, त्यागने वाले को कहते हैं लुईस क्षार, लुईस बेस, लुईस क्षार कहते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव में आएगा। देखो यहाँ ये सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा दान ग्रहण किया है कि नहीं, इसलिए सेंट्रल मेटल किसका काम करेगा, लुईस अम्ल का काम करेगा। ये इंपोर्टेंट पॉइंट, लुईस अम्ल का काम करेगा। तो इसको आप इस तरह और यहाँ से साफ सुथरा करके कहीं इस पॉइंट को नोट कर लो बढ़िया से, बहुत बहुत इंपोर्टेंट। ये लुईस अम्ल का काम करता है। ये बात हम लोग वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करेगा लुईस अम्ल होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर दाग त्याग करेगा वो लुईस क्षार का काम करता है। इसको बताया था आर्हेनियस ने, लुईस वैज्ञानिक तो खुद है, लुईस बताया है ना। आर्हेनियस बताया था जो जल में घुलकर H+ आयन देगा वो अम्ल होता है, जो जल में घुलकर OH- आयन देगा वो क्षार होता है। लुईस बताया, लुईस वैज्ञानिक है, G.N. लुईस नाम था इसका, G.N. लुईस। अब दूसरा पॉइंट क्या था आपका, उपसह संयोजन, उपसह संयोजन, उपसह संयोजन परिसर बोलिए या मंडल बोलिए, मंडल, या इसी को संकुल मंडल भी कहते हैं, संकुल मंडल। इसी का नाम था कॉम्प्लेक्स स्फीयर, कॉम्प्लेक्स बोलिए या कोऑर्डिनेशन बोलिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलिए या कॉम्प्लेक्स स्फीयर बोलिए। कॉम्प्लेक्स स्फीयर को हम अभी इंग्लिश में बताए थे। हो गया। अब अगला क्लास फिर आपका 5:30 से हो पाएगा क्या? तो ठीक है, 5 बजे से हो पाएगा? वो भी नहीं होगा, 5 बजे से हो जाएगा? नहीं होगा। 6 बजे सही है, हटाओ हटाओ, ठीक है 6 बजे आना, 6 से 7 तो उतर गया। अब उपसह संयोजन परिसर किसको कहेंगे? तो देखो अभी जो हम कोना में इसको रख दिए थे, यही ना पूरा बड़े कोष्ठक के अंदर का भाग ही क्या कहलाता था? कॉम्प्लेक्स स्फीयर, या इसी को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब उपसह संयोजन मंडल हो गया, या
जटिल या संकुल मंडल भी कहते हैं इसको। तो इसका परिभाषा होगा, किसी उप सहसंयोजक यौगिक में बड़ी कोष्ठक के अंदर का जो भाग, बड़ी कोष्ठक के अंदर का वह भाग जिसमें केंद्र धातु परमाणु और लिगंड होते हैं। किसी उप सहसंयोजक यौगिक में बड़ी कोष्ठक के अंदर का वह भाग जिसमें केंद्र धातु परमाणु और क्या होते हैं, लिगंड होते हैं, उसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्फीयर। हो गया परिभाषा? तो लिखो, परिभाषा लिखो। ये सब तो अपने से भी लिख सकते हो, जब कुछ दम है तो लिखिए आप परिभाषा। किसी उप सहसंयोजक या संयोजन, जो लिखो, उप सहसंयोजन यौगिक में उपस्थित है। किसी उप सहसंयोजक यौगिक में बड़ी कोष्ठक के अंदर का वह भाग जिसमें क्या क्या रहता है बच्चों? जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन और क्या, और लिगंड होते हैं, लिगंड होते हैं, कोमा क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स स्फीयर कहलाते हैं। तो अब एग्जाम्पल में यदि देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर कौन सा पार्ट है, बोलिए आप लोग। इसी का एग्जाम्पल यहाँ देते हैं, FeCN6 में कौन है कॉम्प्लेक्स स्फीयर, बोलो। में FeCN6 ही क्या है? कॉम्प्लेक्स स्फीयर है। हो गया। वीडियो बन रहा है, देखो तो। अब तीसरा पॉइंट क्या है बताइए? अच्छा, एक विशेष बात इसमें, कॉम्प्लेक्स स्फीयर 3 प्रकार का हो सकता है। लिखो यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स स्फीयर 3 प्रकार के हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स स्फीयर के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहला होता है धनात्मक या पॉजिटिव, लिखो। क्या लिखे बोलो? पॉजिटिव। या कैटायनिक लिखो, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का मीनिंग समझे कि जब बड़े कोष्ठक के ऊपर प्लस चार्ज रहेगा, डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपका ये है CuNH3 अब बड़ी कोष्ठक हुआ, इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज है, तो देखो कॉम्प्लेक्स स्फीयर है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो इसको कहेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गया? दूसरा एनायनिक कॉम्प्लेक्स में आ जाइए। एनायनिक कॉम्प्लेक्स, तो जब नेगेटिव चार्ज रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? जैसे FeCN6 फिर CO मान लो और 3 माइनस। तो अब देखो इस बार इस कॉम्प्लेक्स में कौन चार्ज है? माइनस, तो ये हुआ एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और तीसरा क्या हो सकता है? उदासीन, न्यूट्रल हो सकता है कि नहीं, बोलिए।
तीसरा आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में कोई चार्ज नहीं होगा, जैसे NiCO होल 4 पर कोई पावर नहीं, कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल हो गया। क्वेश्चन में यही मिलता होगा तुम लोगों को बार बार, ये बोला इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है? इसका निकेल का कोऑर्डिनेशन नंबर और निकेल का हाइब्रिडाइजेशन भी पूछा है, क्या होगा? पढ़ोगे सब होने वाले, इसी चैप्टर में यही सब का तो ऑपरेशन होगा। तो कॉम्प्लेक्स स्पेयर कितने प्रकार का हुआ बताओ? 3 प्रकार, कौन कौन? कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। अब तीसरा हमको पढ़ना है आयोनाइजेशन स्पेयर, आयोनाइजेशन स्पेयर, जिसको आयनन मंडल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? आयनन मंडल, आयनन मंडल। इसका कई नाम है, कॉम्प्लेक्स स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, हिंदी में है जटिल मंडल, संकुल मंडल, संकुल मंडल भी इसको कहते हैं, जटिल मंडल भी कहते हैं। अब आयोनाइजेशन स्पेयर किसको कहेंगे बताइए आप लोग? हाँ, किसी उप सहसंयोजक यौगिक में बड़ी कोष्ठक के बाहर का वह भाग जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाता है। जल में कौन आयन में टूटता था? बड़ी ब्रैकेट के बाहर वाला ना, समझ में आ गया? तब लिखो, किसी उप सहसंयोजन किसी उप सहसंयोजन यौगिक में उपस्थित वह किसी उप सहसंयोजक यौगिक में बड़ी कोष्ठक के बाहर का, वो बाहर बाएं साइड में हो सकता है, दाएं साइड में हो सकता है। किसी उप सहसंयोजक यौगिक में बड़ी कोष्ठक के बाहर का वह भाग जो जल में पूर्णतः क्या होता है नोनो? आयनित होता है, आयनित होता है मीन्स आयन में टूटता है, आयनित होता है। क्या कहलाता है बोलिए आप लोग? आयरन मंडल, आयनाइजेशन स्फीयर कहलाता है, मंडल कहलाता है। किसी उप सहसंयोजन यौगिक में बड़ी कोष्ठक के बाहर का वह भाग जो जल में पूर्णतः आयनित होता है, आयनन मंडल कहलाता है। अब एग्जाम्पल में जैसे आपका Cu आगे ले लो, Cu NH3 होल 4 और SO4, इसको जल में डाल दो, किसमें टूटेगा बता पाओगे? ये टूटेगा किसमें? ये टूटेगा Cu NH3 2+ चार्ज और क्या बोलो SO4। तो यही वाला पार्ट क्या कहलाया? आयोनाइजेशन स्पेयर। या इधर होता तो यह भी कहलाता बड़ी कोष्ठक के बाहर का जो भाग आयन में टूट जाए, वही ना हुआ। या अभी हम लोग K4 FeCN होल 6 में कौन है आयोनाइजेशन स्पेयर? ये वाला है, ये हुआ आयोनाइजेशन स्पेयर, ये हुआ आयोनाइजेशन स्पेयर। उतार लीजिए एग्जाम्पल में। अब चौथा पार्ट पढ़ना है
नहीं हुआ है? उतारो उतारो उतारो। राहुल गांधी तो पटना चले गया। राहुल गांधी पटना चले गया। क्या और NH3 हॉल 4 होगा वह, या क्या होगा बच्चों? हॉल 4 होगा यार। तुम लोग भी नहीं लिखा था क्या? अब आ जाइए चौथा पार्ट, लिगंड क्या होता है? लिगंड। अच्छा एक मिनट, एक बार छूट गया। देखो देखो इधर देखो, अभी ये कैटायनिक है कि एनायनिक है? ये क्या है? तो जब कॉम्प्लेक्स स्पेयर आयन में रहेगा, चाहे प्लस हो या माइनस हो, तब इसको सेंट्रल मेटल आयन नाम दिया जाएगा। सेंट्रल मेटल एटम या आयन बोलते हैं कि नहीं? तो अब इसको क्या नाम दोगे? सेंट्रल मेटल आयन नाम दोगे, क्योंकि आयनिक वाला फॉर्म है और यहाँ आयन है, तो इसका नाम है सेंट्रल मेटल एटम। समझ में आ गया? अब क्यों नाम बदलता है, कब मेटल हो एटम होगा, कब आयन होगा, पता चल गया? तो चलो और कोई बात नहीं, ये सब लिखना छोटा छोटा जरूरी है। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा पॉइंट, लिगंड के बारे में। लिगंड, जो लिगंड समझ गए वो नाम कर देंगे, लिगंड ही मेन है इसका पढ़ाई। ये ऐसा भरमार ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो लिगंड क्या होता है तो सुनो। तो सुनिए लिगंड क्या होता है। अभी हम लोग एक फिगर बनाए थे, ये वाला देखो, ये सेंट्रल मेटल एटम था, इसके चारों तरफ ये साइनाइड घेरे हुए हैं, तो यही सब लिगंड होता है। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स स्फीयर में, बड़ी कोष्ठक के अंदर में, किसी कॉम्प्लेक्स स्फीयर में बड़ी कोष्ठक के अंदर में धातु, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो उदासीन अणु या आयन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर उससे जुड़े होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर उससे जुड़े होते हैं, उसी को लिगंड्स कहते हैं। तो बताओ लिगंड्स लुईस क्षार का काम करेगा कि लुईस अम्ल का? क्षार का। तो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है ना, क्षार का काम करता है, और केंद्र धातु परमाणु लुईस अम्ल का काम करता है। समझ में आ गया? जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है लुईस क्षार, जो ग्रहण करता है अम्ल होता है। अब लिगंड को दंतुर भी कहा जाता है। जैसे जीभ को चारों तरफ से कौन घेरे रहता है? दांत। जीभ को चारों तरफ से कौन घेरे हुए है? दांत घेरे हुए। दांत नहीं देखे हो? तो दांत घेरा था जीभ को चारों तरफ से। उसी तरह सेंट्रल एटम को कौन घेरे हुए है? लिगंड। इसलिए लिगंड का दूसरा नाम दंतुर होता है, डेंटेट होता है। डेंटेट, डेंटल, दांत से रिलेटेड होता है। तो ये हुआ डेंटेट या दंतुर या लिगंड कहते हैं। समझ में आ गया? तो अब लिखो परिभाषा, लिगंड का परिभाषा।
तो लिखो किसी उपसह संयोजन किसी उपसह संयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या क्या बोलेंगे आयन, कब परमाणु कब आयन, वो तो डिपेंड करेगा कि कैसा कैटायनिक है कि एनायनिक, उस पर डिपेंड करेगा कि न्यूट्रल है। तो किसी उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्र धातु परमाणु या आयन जिस उदासीन अणु या आयनों द्वारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। आयनों द्वारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसी को क्या कहते हैं दोनों, लिगैंड कहते हैं। कई बार पूछ चुका है लोग लिगैंड किसे कहते हैं, बता दोगे परिभाषा अपने स्तर से, और भी तुम लिख सकते हो दूसरे तरीका से, मीनिंग होना चाहिए। किसी उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्र धातु परमाणु या आयन जिस उदासीन अणु या आयनों द्वारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, लिगैंड कहलाते हैं। अब स्टार देकर लिगैंड किसका काम करते हैं, लिगैंड का दूसरा नाम क्या, दंतुर, ठीक है। लिगैंड कहलाता है लुईस बेस, मतलब लुईस क्षार का काम करता है, लुईस क्षार का काम करता है, सुपर डुपर। अब दंतुर के प्रकार मतलब लिगैंड्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिगैंड। तो लिगैंड्स कई प्रकार के होते हैं, 7-8 प्रकार का, ठीक है, मतलब मैनी टाइप्स, लिख दो अभी मैनी टाइप्स। तो पहला टाइप है बच्चों मोनोडेंटेड लिगैंड। इसको एक दंतुर बोलते हैं, एक दंतुर लिगैंड। दूसरा है बाइडेंटेड या डाइडेंटेड, इसको यूनिडेंटेड भी कहा जाता है, मोनो को यूनि भी बोलते हैं, तो इसको बाइडेंटेड लिगैंड्स कहते हैं। हिंदी में क्या होगा, द्विदंतुर लिगैंड, मतलब जिसका मुंह में जीभ 2 दांत से ही मात्र घिरा रहेगा। तीसरा होता है ट्राइडेंटेड लिगैंड, यही सब पूछा हुआ आपका भरमार क्वेश्चन बैंक में। त्रिदंतुर लिगैंड। चौथा होता है टेट्राडेंटेड लिगैंड, टेट्राडेंटेड लिगैंड। पंचदंतुर लिगैंड। पांचवा है पेंटाडेंटेड लिगैंड, पेंटाडेंटेड को हिंदी में क्या कहोगे, क्या कर दिया, चतुर्दंतुर, क्या लिखोगे, चतुर्दंतुर। और पेंटाडेंटेड को क्या, पंचदंतुर लिगैंड।
छठा है हेक्साडेंटेड। भाई कई बार सबसे ज़्यादा यही पूछा है, हेक्साडेंटेड बोला। हेक्साडेंटेड लिगेंड। और षट दंतुर, हिंदी में क्या बोलोगे? षट दंतुर लिगेंड। षट दंतुर लिगेंड। हो गया। और अगला नहीं हुआ? इतना स्लो लिखते हैं तुम लोग, और हम ही फास्ट लिख रहे हैं क्या? एक है एम्बीडेंट लिगेंड। एम्बीडेंट, इतना सिलेबस दे दिया है ना नो, इसमें क्या कहें हम, कुछ समझ में नहीं आता है। एम्बीडेंट लिगेंड रातों को पढ़ाना पड़ता है। देखो इतना कोई सिलेबस देता है, बिहार बोर्ड में नहीं इतना सिलेबस, सॉरी सीबीएसई बोर्ड में। सीबीएसई बोर्ड का 1 महीना खत्म हो जाएगा, तुम लोग का 2 महीना लगेगा। एम्बीडेंट लिगेंड, एम्बीडेंट को कहते हैं उभय दंतुर। उभय दंतुर लिगेंड। और भी होता है, हटा उतना नहीं बताया। फ्लेक्सीडेंटेड भी होता है, फ्लेक्सीडेंटेड। तो इतना ही जानना है तुम लोग, ठीक है? तो इतना जानने के बाद आपका नामकरण, नाम देना सीख जाओगे। तो ठीक है, अब अगला क्लास अगले दिन मिलते हैं हम, यहीं तक रहे। ठीक है, अगले क्लास एक एक करके पढ़ाएंगे, समझाएंगे, तब दिमाग का नस खुल जाएगा। ठीक है बच्चों, गुड नाइट सबको।